चाहते हैं कि यहाँ तो पवन भैया की हवा है पूरी तरह से और उपेंद्र कुशवाहा को 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें जो काराकाट सीट है या वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे आप मानकर चलिए कि पवन सिंह ने एक माहौल तो बनाया है। अब ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ बीजेपी खड़ी होती तो यहाँ पर मनोज तिवारी को जाना चाहिए था कि भाई प्रचार प्रसार किया जाए। वो भाई होंगे तो पर्सनल लाइफ में होंगे, लेकिन पॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव इस वक्त पवन सिंह लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी के साथ यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो ये होना चाहिए था। लेकिन मनोज तिवारी ने जिस तरह से बात तो कही लेकिन उस पर अमल नहीं। सिर्फ 2024 का प्लान नहीं सोचे नाज़मीन, उनको 2025 दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर देखें उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे कह सकते हैं पार्टियों के नेता अगर वो उनके साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल भी पैदा करते रहेंगे। इसलिए उनको साइडलाइन करने का बीजेपी ने ये गेम निकाला है। और देखिए चिराग पासवान को 5 सीटें दी, वहीं पशुपति पारस को बाहर कर दिया। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी बिहार के अंदर अब एक बार नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार में आखिरी चरण में कई सीटों पर चुनाव है। 8 लोकसभा सीटें और 8 में से अगर मुख्य या हॉट सीट की बात की जाए तो बिहार में काराकाट लोकसभा सीट है जिस पर मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। कई पार्टियां हैं, कई प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट दिए गए यानी कि NDA द्वारा टिकट दिए गए उपेंद्र कुशवाहा का भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह से होता हुआ नजर आ रहा है। जहां निर्दलीय चुनावी मैदान में पवन सिंह उतरे हैं तो वहीं RML अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा NDA द्वारा एक सीट पाकर खुद को ही यहां पर चुनावी मैदान में उतारते हुए नजर आते हैं। यहां पर आपको बता दें कि वामपंथी की तरफ से राजा राम कुशवाहा को उतारा गया है तो AIMIM ने भी यहां पर प्रियंका को टिकट दिया है। लेकिन मुकाबला जैसे कि कहा गया कि 2 प्रत्याशियों के बीच में ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक सीट पर दोबारा चुनावी मैदान में उपेंद्र कुशवाहा उतरे हैं तो वहीं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इस बार ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत का दावा भी कर रहे हैं। लेकिन क्या जीत पवन सिंह की हो पाएगी या फिर उपेंद्र कुशवाहा हारते हुए नजर आएंगे? क्योंकि तमाम दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़ा एक्शन उन पर ले सकती है। यहाँ पर पूरी रणनीति इख्तियार की जा रही है कि पवन सिंह को पहले निष्कासित करना, उसके बाद निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना और उसके बाद पवन सिंह के जरिए ही उपेंद्र कुशवाहा को NDA से साइड कर देना एक रणनीति के तहत देखा जा रहा है, विपक्षी पार्टियों का कहना है। लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है या फिर नहीं, ये 4 जून को नतीजों के आधार पर ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले तमाम बयानबाजी दोनों पक्षों की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब काराकाट सीट पर क्या समीकरण बनता हुआ नजर आएगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पवन सिंह की बात करें, निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी मां का भी यहाँ पर नामांकन दाखिल करवाते हैं। उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर एक सीट पाते हैं। मांग तो कई सीटों की थी, लगभग 2 से 3 सीटों की, लेकिन NDA की तरफ से एक सीट मिलती है और इसी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह को जिताने की कोशिश यहाँ पर NDA करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए ये पूरी रणनीति बनाई गई थी कि निष्कासित भी करना है और निर्दलीय चुनावी मैदान में उतार देना है। तो क्या कहना है, क्या वाकई पवन सिंह इस सीट पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि पवन सिंह ने जिस तरह से माहौल बनाया काराकाट के ऊपर वो अपने आप में एक अलग कहानी कहता हुआ दिखाई पड़ता है। क्योंकि अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो पवन सिंह को टिकट दिया जाता है, मना कर देते हैं, फिर काराकाट पर जाते हैं कि नहीं मुझे चुनाव तो लड़ना है और निर्दलीय उतर जाते हैं। इसके बाद पूरे का पूरा यहाँ पर कह सकते हैं हो हल्ला मचता है कि भाई NDA से प्रत्याशी तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आखिर पवन सिंह किसके टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी पार्टी का टिकट नहीं चाहिए, मैं निर्दलीय चुनाव में जाऊँगा। उनको लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनका टिकट कटवा दे। वो अपनी माँ को भी यहाँ पर पर्चा भरवाते हैं। और अब देखिए, जबकि कल चुनाव होने वाला है, कल प्रचार खत्म हो गया, इस बीच में अगर हम बात करें पवन सिंह को लेकर तो बिल्कुल उन्होंने जिस तरह की मेहनत की है पूरे क्षेत्र के अंदर, लगातार लोगों से मिले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने डायरेक्टली कोई भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा जरूर कि जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि
फ्री राशन और बेवजह के भाषण से पेट नहीं भरता, ये बात वो कहते हुए नजर आए थे। यानी सीधा सीधा हमला उन्होंने पीएम मोदी के ऊपर ही बोला कि अब बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र का जो हाल है, ना सड़कें बेहतर हैं, ना लोगों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम है, ना अस्पताल अच्छे हैं, रोज़गार कहीं पे नज़र नहीं आते। तो इन तमाम मुद्दों के तहत वो बातें करते हैं। अपना 20-25 सूत्रीय एक मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं कि अगर वो जीतते हैं तो इन इन चीज़ों पर काम ज़रूर करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि एक माहौल उन्होंने काराकाट पे बनाने का प्रयास किया, और वहीं उनके कई धुर विरोधी भी उनके समर्थन में निकलकर सामने। आपने देखा कि जिस तरह से खेसारी के साथ में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी तलखियां देखी जाती हैं, आपस में काफ़ी रस्साकशी का माहौल देखा जाता है। लेकिन जब पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पर खेसारी लाल यादव उनके समर्थन में पहुँचते हैं और कहते हैं कि पवन को कोई मुट्ठी में कैद नहीं कर पाता है। अब पवन की लहर है, और तमाम तरह के बयान जो हैं वो पवन सिंह के पक्ष में देते हुए नजर आते हैं। और पूरे माहौल को अगर देखा जाए तो कई लोग जब बात करते हैं, कई लोगों के जब इंटरव्यू सामने आते हैं तो लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ तो पवन भैया की हवा है पूरी तरह से, और उपेंद्र कुशवाहा को 5,000 वोट भी नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह की बातें जो काराकाट सीट है या वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। इससे आप मानकर चलिए कि पवन सिंह ने एक माहौल तो बनाया है। अब ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा की यहाँ पर हार होती है नाज़मीन, तो उनके लिए क्या कुछ रह जाता है, क्योंकि कल मान लीजिए पवन सिंह चुनाव जीत जाते हैं और फिर एक बार कह सकते हैं बीजेपी के अंदर वापसी करते हैं, तो क्या यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये नहीं कहा जाएगा कि भाई इस सब का सब प्रोसेस जो था उनको हराने के लिए किया गया था या उनकी राजनीति ख़त्म करने के लिए किया गया। आपने देखा कई, चाहे तेजस्वी हों या और भी तमाम नेता, उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये अपने आप में ये कहानी बयां करता है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पूरी फील्डिंग लगाई, उनको राजनीति में पूरी तरह से उनका करियर खत्म करने के लिए सारा प्रोसेस बनाया, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा का जो बना बनाया वजूद था, अब उसके ऊपर सवाल उठने लग गए हैं कि यहाँ से अगर वो चुनाव हारते हैं तो उनके पॉलिटिकल करियर पे लगभग यहाँ पर फुल स्टॉप लगता हुआ नजर आएगा। मनोज तिवारी की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रहे थे कन्हैया कुमार के मुकाबले में, लेकिन जब वो बिहार में आते पवन सिंह का सवाल उनसे पूछा जाता है कि यहाँ पर पवन सिंह के समर्थन में क्या आ पाएंगे। पवन सिंह तो यहाँ पर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे, तो वो पवन सिंह को छोटा भाई कहते हुए नजर आते हैं कि ये तो मेरा छोटा भाई है और इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। यानी कि मनोज तिवारी का ऐसा कहना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाकई कोई यहाँ पर रणनीति बना रही है। देखिए वही बात हो रही है कि अगर मनोज तिवारी पवन सिंह के खिलाफ होते, पहले से छोटा भाई कहते चले आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे कहने पर टिकट वापस कर देगा, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, आपने देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अगर बीजेपी खड़ी होती तो यहाँ पर मनोज तिवारी को जाना चाहिए था कि भाई प्रचार प्रसार किया जाए। वो भाई होंगे तो पर्सनल लाइफ में होंगे, लेकिन पॉलिटिकल के हिसाब से देखा जाए तो निर्दलीय चुनाव इस वक्त पवन सिंह लड़ रहे हैं, वहीं बीजेपी के साथ यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, तो ये होना चाहिए था। लेकिन मनोज तिवारी ने जिस तरह से बात तो कही लेकिन उस पर अमल नहीं किया। अगर ऐसा होता तो मनोज तिवारी जरूर जब काशी पहुंच सकते हैं तो मेरे ख्याल से काराकाट में उनको जाना चाहिए था और एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करना चाहिए था। लेकिन ये पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल गेम दिखाई पड़ता है ये बताता है कि यहाँ पर पवन सिंह के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर बीजेपी के अंदर है, क्योंकि उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से आप देखिए कोई भी बयानबाजी नहीं की गई। ये बताता है कि अगर पवन सिंह यहाँ चुनाव जीतते हैं तो फिर उनकी बीजेपी में वापसी होती हुई नजर आएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि उपेंद्र कुशवाहा को अगर साइड करने की बात एनडीए की तरफ से की जा रही है, क्या इसकी कई कारण हो सकते हैं। कारण ये भी कि कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री कई रैलियां बिहार में करते हुए नजर आए थे, तो उपेंद्र कुशवाहा यहाँ पर बहाने बनाते हुए रैलियों से दूर नजर आए और यहाँ पर ये तक कहते हुए दिखाई दे कि इससे ज्यादा जरूरी और काम मेरे पास है। और देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं और किसी शादी समारोह में पहुंचते हुए दिखाई देते हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी पहले से ही थी और यही वजह अब एनडीए के लिए बन रहा है कि वो उन्हें हटाने की कोशिश कर बिल्कुल देखिए, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी सिर्फ 2024 का प्लान नहीं सोचे नाज़मीन, उनको 2025 दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ से अगर देखें उपेंद्र कुशवाहा जैसे छोटे कह सकते हैं पार्टियों के नेता अगर वो उनके साथ बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किल भी पैदा करते रहेंगे। इसलिए उनको साइडलाइन करने का बीजेपी ने ये गेम निकाला है। और देखिए चिराग पासवान को 5 सीटें दी, वहीं पशुपति पारस को बाहर कर दिया। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि बीजेपी बिहार के अंदर अब एक बार फिर एक छत्र राज करना चाहती है। धीमे धीमे वो पूरे बिहार में जिस तरह से अपनी पार्टी को लगातार बढ़ा रही है वो ये बताता है कि आने वाले
दिनों में इन दलों की उसको ज़रूरत नहीं होगी। और बीजेपी के सम्राट चौधरी ये बात कह चुके हैं कि इस बार जो सीएम होगा वो बीजेपी से होगा, यानी कि जेडीयू को लेकर भी उनका कोई खास कह सकते हैं तवज्जो नहीं है। वो बिल्कुल ये बयानबाजी होती रही है और ये कहा जाता रहा है कि ये अब जेडीयू का जो है पॉलिटिकल लिहाज से अंतिम दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि बीजेपी उसको ओवरटेक करती हुई नजर आ जाए, बीजेपी जो है जेडीयू को खत्म सफाया करती हुई नजर आ जाए। ऐसा होता है तो यहाँ पर सीधे सीधे आरजेडी और बीजेपी का मुकाबला आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसीलिए पवन सिंह के सहारे उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है उसको फुल स्टॉप करने का काम किया जा रहा है। इस बात को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी अच्छे से वाबस्ता हैं, लेकिन इसको लेकर कुछ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हल्के फुल्के ढंग से बोलते हैं, लेकिन उनको पता है कि काराकाट पे कहीं ना कहीं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर पवन सिंह के समर्थन में तमाम यहाँ पर कलाकार मौजूद नजर आते हैं, कई और पार्टियां सहयोग देती हुई नजर आती हैं। हिना शाहब जो सिवान से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रही थी, जो चुनाव लड़ती हुई नजर आई, जहां सिवान पर चुनाव संपन्न हो चुका है, वो हिना शाहब यहाँ पर कहती हुई नजर आ रही कि पवन सिंह भी चुनाव जीतते हुए काराकाट में जरूर नजर आएंगे। यानी कि समर्थन खेसारी लाल का, समर्थन विपक्षी पार्टियों का, समर्थन हिना शाहब का, और उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उनके समर्थन में यहाँ पर नाक के बराबर ही पार्टियां उतरती हुई काराकाट में देखी गई। अब देखना होगा क्या उपेंद्र कुशवाहा इसी वजह से क्या एनडीए जो उन्हें बेदखल करने की साजिश रचता हुआ नजर आ रहा है, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN9 न्यूज़ पर।